सुबह के 7 बज रहे हैं। अलार्म बजा। तुम उठे। आंखें खुली भी नहीं थी ठीक से कि दिमाग ने लिस्ट शुरू कर दी। ऑफिस, मीटिंग, डेडलाइन, ईएमआई, फीस, रेंट। तुम बाथरूम गए, आईने में देखा। 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड कुछ सोचा, मैं कब से इतना थका हुआ हूं। फिर फोन उठाया, नोटिफिकेशन आई, सैलरी क्रेडिटेड 52,000 रुपीज। 1 सेकंड का सुकून, सिर्फ 1 सेकंड। फिर माइंड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने लगा। रेंट 14,000, कार ईएमआई 9,800, बच्चे की स्कूल फीस 6,200, घर का खर्चा 8,000, बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट 4,100, इंश्योरेंस 3,200, पेट्रोल 2,600। तुम हाथ में फोन पकड़े वहां खड़े रहे। 52,000 आई थी, 48,000 पहले ही गई, और महीना अभी शुरू हुआ था। तुम यही सोचते हुए घर से निकले। ट्रेन में भीड़ थी, सब टायर्ड थे, सब सेम एक्सप्रेशन के साथ सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। और तुम्हें एक पल के लिए लगा ये सब लोग भी वही फील कर रहे हैं जो मैं फील कर रहा हूं। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, सब चुप थे, और तुम भी चुप हो गए, और ट्रेन आगे बढ़ गई। मैं तुमसे आज एक चीज कहना चाहता हूं जो शायद तुमने पहले कभी इस एंगल से सोचा नहीं। मिडिल क्लास इंडिया में ना अमीर है ना गरीब, और ये बीच वाली जगह एक्सीडेंट नहीं है, ये आर्किटेक्चर है। सोचो एक फैक्ट्री की तरह। फैक्ट्री को वर्कर्स चाहिए, वर्कर्स जो रोज आएं, बिना सवाल के काम करें, अपनी सैलरी में खुश रहें, या कम से कम इतने स्कैर्ड रहें कि क्विट ना करें। अब ये वर्कर्स अगर बहुत गरीब हों तो वो रिबेल कर सकते हैं, उनके पास खोने को कुछ नहीं। और अगर बहुत अमीर हों तो वो काम ही क्यों करें। तो आइडियल वर्कर कौन सा है? वो जो इतना कमा रहा हो कि सर्वाइव करे, एक छोटी कार रख सके, बच्चों को ठीक ठाक स्कूल भेज सके, छोटी सी ईएमआई वाली जिंदगी जी सके, इतना कंफर्टेबल कि सिस्टम से नाराज ना हो, इतना टाइट कि सिस्टम को छोड़ ना सके। इस जगह का एक नाम है मिडिल क्लास। और अगर ये सुन के तुम्हें गुस्सा आया तो रुको, क्योंकि ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी है, और मैं तुम्हें प्रूव करने वाला हूं। सैलरी आई, टीडीएस ऑलरेडी कट चुका था, इनकम टैक्स ठीक है देश के लिए देना चाहिए, तुम मान गए। फिर तुम उस बाकी पैसों से निकले, पेट्रोल डाला गाड़ी में। पेट्रोल की प्राइस में एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 90 पैसे पर लीटर है, जीएसटी अलग। ग्रोसरी खरीदा, जीएसटी। बच्चे के लिए नोटबुक खरीदा, जीएसटी। रेस्टोरेंट में लंच किया, जीएसटी। घर की ईएमआई भरी, स्टैम्प ड्यूटी पहले ही दे चुके थे प्रॉपर्टी खरीदते वक्त। शाम को थके हुए घर आए, और 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि आज तुमने कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में दिया। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, हर जगह। और ये पैसा जाता कहां है? तुमने सोचा था अच्छे हॉस्पिटल्स मिलेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स मिलेंगे, सेफ रोड्स मिलेंगे, रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। लेकिन सच क्या है? सरकारी हॉस्पिटल में तुम्हारी मां को एक साफ बेड नहीं मिलती, तुम प्राइवेट में ले जाते हो अपनी जेब से। गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी नहीं, तुम प्राइवेट स्कूल में डालते हो बच्चे को अपनी जेब से। सरकारी ट्रांसपोर्ट पे भरोसा नहीं, तुम कार या बाइक रखते हो अपनी जेब से। मतलब सीधा तुम टैक्सेस देते हो ताकि देश की सर्विसेज चलें। फिर वो सर्विसेज इतनी वीक होती हैं कि तुम वही चीजें दोबारा अपनी जेब से खरीदना पड़ता है। एक काम के लिए 2 बार पे करते हो, और ये सिर्फ तुम्हारे साथ होता है। गरीब के पास देने के लिए नहीं होता। अमीर के अकाउंटेंट लूप होल्स निकालते हैं। तुम सैलरीड हो, तुम्हारा पैसा अकाउंट में आने से पहले ही कट चुका होता है। कोई ऑप्शन नहीं, कोई चॉइस नहीं, कोई नेगोशिएट करने की जगह नहीं। और इस पर भी कोई बात नहीं होती, क्योंकि तुम बिजी हो। बिजी रहना सिस्टम का सबसे बड़ा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, क्योंकि जो इंसान बिजी रहता है वो सवाल नहीं करता। एक स्टोरी है, एक 26 साल का लड़का नई नौकरी में ज्वाइन किया। फर्स्ट सैलरी 38,000 रुपए। पहले महीने फ्लिपकार्ट पे आईफोन देखा, 79,000 रुपीज। नो कॉस्ट ईएमआई, 18 मंथ्स। कैलकुलेशंस की, 4,400 रुपए महीने अफोर्ड हो सकता है। उसने ले लिया। 6 महीने बाद उस फोन का नया मॉडल आ गया, लेकिन वो अभी भी 12 महीने की ईएमआई भर रहा है, एक ऐसी चीज की जो उसे अब एक्साइटिंग नहीं लगती। और इस बीच एक नया सोफा आया, ईएमआई, एक वॉशिंग मशीन, ईएमआई, घर का रिनोवेशन,
लोन, शादी, लोन, हनीमून ट्रिप, क्रेडिट कार्ड। 27 साल की उम्र में उस लड़के के ऊपर 4.2 लाख रुपए का डेट था। बिना घर के, बिना गाड़ी के, बिना किसी एसेट के, सिर्फ चीजों का एक पाइल जो ऑलरेडी यूज हो चुकी थी, जिनका बिल अब आ रहा था। ये एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक जनरेशन की कहानी है। एक जमाना था जब चीज खरीदने से पहले सेव करते थे। दादा ने 2 साल सेव किया, तब रेडियो खरीदा। पापा ने घर के लिए 15 साल मेहनत की। आज पहले खरीद लो, बाद में भरो। BNPL, बाय नाउ पे लेटर, जीरो इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड्स, इजी EMI, ये सब अट्रैक्टिव नेम्स हैं, लेकिन सीधा ट्रांसलेट करो तो अपनी फ्यूचर इनकम आज ही बेचो। और बैंक्स ये बहुत केयरफुली डिजाइन किया है। उन्हें पता है कि इंसान इमीडिएट प्लेजर प्रेफर करता है। आज ले लो, कल भरो से हमेशा ज्यादा पावरफुल फील होता है। इसलिए हर जगह EMI अवेलेबल है। ग्रोसरी पे EMI, मेडिसिन पे EMI, वेकेशन पे EMI। सिर्फ इसीलिए नहीं कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए भी कि अगर तुम EMI पे हो तुम उनसे कभी फ्री नहीं हो। अर्न, बोरो, रीपे, रिपीट, ये तुम्हारा मंथली रूटीन है, ये तुम्हारा फाइनेंशियल लाइफ भी है। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज, ये साइकिल तुम्हारे बच्चों तक ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है, क्योंकि वो जो नॉर्मल देखेंगे घर में, वो उन्हें भी नॉर्मल लगेगा। तुम्हारा पैसा रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा है। एक सिंपल कैलकुलेशन, 2004 में 1 लीटर पेट्रोल 33 रुपए, आज 100 रुपए से ऊपर। 2004 में एक प्राइवेट स्कूल की फीस 15,000 साल, आज 1.5 लाख रुपए से शुरू। 2004 में एक नॉर्मल डिलीवरी हॉस्पिटल में 8,000 रुपए, आज 60,000 से नीचे नहीं। 2004 में एक 2 BHK फ्लैट मुंबई के सबर्ब्स में 18 लाख, आज 90 लाख से ऊपर। 20 सालों में ये चीजें 5 से 10 गुना महंगी हो गई। और सैलरी भी बढ़ी है, लेकिन 3 गुना, 4 गुना। महंगे होने की रेस में सैलरी हमेशा पीछे रही। और तुम्हारी सेविंग्स अकाउंट 4%, इन्फ्लेशन 6 से 7%। मतलब जो पैसा तुमने सेव किया वो टेक्निकली हर साल श्रिंक हो रहा है। रियल वैल्यू में तुमने पैसा रखा, लेकिन वो काम आ रहा है कम। ये किसी ने स्कूल में नहीं बताया, ये किसी फाइनेंशियल एडवाइजर ने नहीं बताया जब तक तुम्हारा पोर्टफोलियो छोटा था। क्योंकि जो सिस्टम से बेनिफिट करता है वो सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं करता। और तुम मेहनत करते रहे, सोचते रहे कि थोड़ा और काम करो, थोड़ा और सेव करो। लेकिन जो तुम सेव कर रहे थे वो एक ऐसी बकेट में जा रहा था जिसमें छेद था, और वो छेद इन्फ्लेशन का नाम था। 2024 में ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास इस पूरे देश की 40.1% वेल्थ है, और मिडिल 40% जो इस देश का बैकबोन है, जो टैक्सेस देता है, जो ऑफिसेस चलाता है, जो फैक्ट्रीज में काम करता है, उनके पास सिर्फ 22.6% वेल्थ है। और ये गैप हर साल बड़ा हो रहा है। कोविड के सिर्फ 2 सालों में इंडिया में 100 से ज्यादा न्यू बिलियनियर्स बने। उसी वक्त 8 करोड़ लोग मिडिल क्लास से नीचे गिर गए। जीडीपी बढ़ रही थी, सेंसेक्स न्यू हाइस पे था, न्यूज़पेपर्स में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी छप रहा था। लेकिन उन करोड़ लोगों के लिए जो मिडिल क्लास से नीचे गिरे, ग्रोथ कहां थी? यह कोई मिस्टेक नहीं है सिस्टम की, यह मैथ है। जब कैपिटल और ज्यादा कैपिटल जनरेट करता है और लेबर सिर्फ लेबर की वैल्यू पे टिका रहता है, तब गैप सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, ऊपर। और तुम नीचे खड़े आसमान देखते रहते हो और कभी कभी सोचते हो कि ये मेरा वक्त आएगा। लेकिन वो वक्त उसी सिस्टम में नहीं आता जिस सिस्टम ने डिसाइड किया है कि तुम्हारा वक्त कभी नहीं आना चाहिए। अब मैं रुक जाता हूं, क्योंकि अब तक जो मैं बोल रहा था वो सब सिस्टम की बात थी, और सिस्टम में सच में प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एक और ट्रैप है जो सिस्टम ने नहीं बनाया, तुमने बनाया। एक सीन सोचो, एक इंसान है गवर्नमेंट जॉब में, सैलरी 38,000, शादी में 18 लाख खर्च किए लोन लेकर। क्यों? रिलेटिव्स क्या कहेंगे अगर फंक्शन छोटा हुआ तो? दूसरा इंसान है, अपनी बेटी को एक नाम वाले प्राइवेट कॉलेज में 7 लाख रुपए साल की फीस पे डालता है।
उसी सब्जेक्ट के लिए एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज 40,000 रुपए में अवेलेबल था। क्यों? लोग क्या सोचेंगे? तीसरा इंसान, पुरानी मारुति परफेक्टली चालू थी, फिर भी नया एसयूवी ईएमआई पे लिया। क्यों? कॉलोनी में सबके पास है। ये कैरेक्टर्स फिक्शनल नहीं हैं, ये तुम्हारे आसपास हैं। शायद ये तुम भी हो कुछ जगह। लोग क्या कहेंगे? ये 3 वर्ड्स इंडिया के मिडिल क्लास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल डिजास्टर के पीछे हैं। तुम उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए पैसा खर्च करते हो जो तुम्हारे बारे में सीरियसली सोचते भी नहीं हैं। शादी में जो रिलेटिव्स आए थे, उन्हें याद भी नहीं है तुम्हारे केटरिंग का टेस्ट। जो लोग तुम्हारा नया फोन देख के इंप्रेस हुए, वो 3 दिन में भूल गए। जो लोग तुम्हारे घर का रेनोवेशन देखने आए, वो अपने घर की प्लानिंग में बिजी हैं। लेकिन तुम अभी भी वो ईएमआई भर रहे हो, अभी भी वो लोन रीपे कर रहे हो, अभी भी उस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस जी रहे हो जो तुमने उनके लिए लिया था, जो केयर नहीं करते। बैंक्स ने तुम्हें रोप दी, गांठ तुमने खुद बांधी। सिस्टम ने ईएमआई क्रिएट की, तुमने उसे अपग्रेड का नाम दिया। इन्फ्लेशन ने तुम्हारी सेविंग्स खाई, तुमने कभी अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल रियलिटी कागज पे सीधा नहीं लिखी। और ये सेल्फ मेड ट्रैप सिस्टम से भी गहरा है, क्योंकि सिस्टम को तुम ब्लेम कर सकते हो। खुद को ब्लेम करना वो ज्यादा मुश्किल है, वो ज्यादा पेनफुल है, और वो ज्यादा जरूरी है। मिडिल क्लास एक इनकम लेवल नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है, एक सेट ऑफ बिलीव्स हैं जो तुम्हारे अंदर इतनी गहरी इंस्टॉल हैं कि तुम्हें बिलीव्स नहीं लगती, तुम्हें रियलिटी लगती है। पहली बिलीफ, सेफ रहना समझदारी है। मिडिल क्लास का इंसान हमेशा सेफ ऑप्शन चूज करता है। गवर्नमेंट जॉब सेफ, एफडी सेफ, उसी कंपनी में रहना सेफ, उसी सिटी में रहना सेफ, वो ड्रीम छोड़ देना प्रैक्टिकल है। लेकिन ये सेफ चॉइसेस स्लो मोशन ट्रैप्स हैं, क्योंकि सेफ चॉइस अक्सर वो होती है जो स्टेटस क्वो मेंटेन करती है, और स्टेटस क्वो कभी आगे नहीं ले जाता, वो सिर्फ वहां रखता है जहां तुम ऑलरेडी हो। दूसरी बिलीफ, पैसा सेव करो, एक दिन काम आएगा। मिडिल क्लास सेव करता है एफडी में, सेविंग्स अकाउंट में। यह गलत नहीं है, लेकिन यह काफी नहीं है, क्योंकि जो पैसे एफडी में रखे हैं वो 4% ग्रो हो रहे हैं, इन्फ्लेशन 6% से ऊपर चल रही है। तुम सेव कर रहे हो, लेकिन रियल वैल्यू में तुम्हारे पैसे की परचेजिंग पावर हर साल घटती जा रही है। अमीर लोग इसे डिफरेंटली सोचते हैं, वो पहले इन्वेस्ट करते हैं, जो बचता है स्पेंड करते हैं। मिडिल क्लास पहले स्पेंड करता है, जो बचता है सेव करता है। ये एक लाइन का फर्क जनरेशनल वेल्थ और जनरेशनल स्ट्रगल दोनों इसी लाइन से बनते हैं। तीसरी बिलीफ, मेहनत करते रहो, एक दिन बदलेगा। ये होप ब्यूटीफुल है, और ये होप एक टूल भी है, क्योंकि जब तुम एक दिन पे फोकस करते हो तब आज पे नहीं करते, और वो एक दिन जब तक वेट करते हो साल बीत जाते हैं, डेकेड्स बीत जाते हैं, और वो एक दिन तब भी नहीं आता जब तक तुम आज सीरियसली कुछ अलग नहीं करते। 14 साल तुम स्कूल में रहे, तुमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री, फोटोसिंथेसिस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, केमिकल इक्वेशंस, लेकिन किसी ने नहीं बताया कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, टैक्स कैसे काम करता है, ईएमआई का रियल कॉस्ट क्या होता है, इंश्योरेंस कब लेनी चाहिए कब नहीं, म्यूचुअल फंड और एफडी में एक्चुअल फर्क क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है और कैसे इफेक्ट करता है। ये चीजें तुम्हारी जिंदगी में रोज काम आती हैं, हर महीने, हर डिसीजन में, और स्कूल ने ये नहीं बताया। घर में भी किसी ने नहीं बताया, क्योंकि घर में भी ये नहीं पता था, और एक सिस्टम जो फाइनेंशियली एजुकेटेड सिटीजन्स नहीं चाहता, वो यही इंश्योर करता है कि स्कूल में वो ना पढ़े जो जेन्युइनली तुम्हें फ्री कर सके। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है कि एक फाइनेंशियली इलिटरेट पर्सन सिस्टम के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। वो लोन्स लेगा, वो ईएमआई भरेगा, वो प्रोडक्ट्स खरीदेगा, वो टैक्सेस देगा बिना सवाल के, वो रिटायर होने तक काम करता रहेगा। और जो फाइनेंशियली एजुकेटेड होता है वो लेस प्रिडिक्टेबल होता है, वो नेगोशिएट करता है, वो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढता है, वो सवाल करता है। सवाल सिस्टम को पसंद नहीं होते। मैं तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं दूंगा,
कोई 10 टिप्स नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, क्योंकि इस वीडियो का काम तुम्हें अमीर बनाना नहीं था। इस वीडियो का काम था एक मिरर दिखाना, वो मिरर जिसमें तुम्हारी सैलरी दिखती है और वो सब भी जहां वो जाती है। वो मिरर जिसमें तुम्हारे पापा की पूरी जिंदगी का पैटर्न दिखता है और तुम्हारी अभी तक की जिंदगी का पैटर्न दिखता है, और दोनों कितने सिमिलर हैं। वो मिरर जिसमें वो डिसीजंस दिखते हैं जो तुमने खुद के लिए नहीं, लोग क्या कहेंगे के लिए लिए। 3 जनरेशन, एक ही साइकिल, अर्न, टैक्स, बोरो, रीपे, रिपीट। सिस्टम इस साइकिल में कंफर्टेबल है क्योंकि एक इंसान जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है वो ज्यादा सवाल नहीं करता, ज्यादा डिमांड नहीं करता, ज्यादा नॉइज नहीं करता। वो सिर्फ काम पे आता है, सैलरी लेता है, वापस जाता है। मिडिल क्लास इस देश का सबसे बड़ा इंजन है, और इंजन कभी खुद डिसाइड नहीं करता कि कहां जाना है, लेकिन इंजन भी बंद हो सकता है अगर उसे अपनी पावर का पता चल जाए। आज रात एक काम करो, सिर्फ एक। अपनी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी एक कागज पे लिखो। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कितना बचा, कितना बढ़ा, कहां जा रहा है सब, कौन डिसाइड कर रहा है कहां जाए। और फिर खुद से एक सीधा सवाल पूछो, मैं आगे बढ़ रहा हूं या सिर्फ एक लूप मेंटेन कर रहा हूं। जवाब तुम्हारे पास होगा, और शायद पहली बार वो जवाब जेन्युइनली तुम्हारा होगा।